हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 135 से लेकर 144 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के एविडेंस एक्ट के हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोवेंडम के नाम से, वहाँ जाके आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सेक्शंस हैं 134 से लेकर 144, ये 135 से लेकर 144, ये बिलोंग करते हैं टू द टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ठीक है, और ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है। ओके, तो ये शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेक्शन 135 है ये बात करता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कि जो विटनेसेस कोर्ट में आने हैं उनका ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा और उनके ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो ये सेक्शन ये कहता है कि जो विटनेसेस का ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन है और एग्जामिनेशन का ऑर्डर है ये गवर्न किया जाएगा बाय प्रोसीजरल लॉस। प्रोसीजरल लॉस कौन कौन से हैं? हमारे बेसिकली सीआरपीसी एंड सीपीसी। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे ये सीआरपीसी और सीपीसी नहीं बताते हैं, कोई प्रोविजन नहीं है अगर उस पॉइंट पे, तो वो जो मैटर है वो होता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्ट, और वहां पे कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स डिस्क्रिशन। इसके बाद बात होती है सेक्शन 136 की। ये सेक्शन जो है ये हेल्प करता है हमारे कोर्ट्स को कि केवल और केवल जो रेलिवेंट एविडेंसेस हैं वो ही रिकॉर्ड में आए। ठीक है, ये सेक्शन एम्पावर करता है जज को इंक्वायर करने के लिए कि जो एविडेंस दिया जा रहा है वो एविडेंस किस तरीके से और किस सेक्शन के अंडर रेलिवेंट है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई भी एविडेंस प्रपोज किया जाएगा देने के लिए तो जज के पास पावर होगी ये पूछने की कि ये जो पर्टिकुलर आप एविडेंस देना चाह रहे हो ये अंडर व्हाट सेक्शन, ठीक है, और ये किस तरीके से जो हमारा रेलेवेंट केस चल रहा है, पर्टिकुलर केस जो चल रहा है उसमें ये कैसे रेलेवेंट हुआ। ठीक है, ये सेक्शन जो है वो आगे ये भी कहता है कि अगर किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए किसी और फैक्ट को प्रूव करना जरूरी है तो पहले आप इस फैक्ट को प्रूव करेंगे और बाद में जो है इस फैक्ट को प्रूव किया जाएगा। लेकिन ये सेक्शन ये भी कहता है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि अगर कोर्ट चाहे तो पहले इस फैक्ट को प्रूव करने की भी अनुमति दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी पर्सन का डाइंग डिक्लेरेशन अगर आपको प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने के पहले ये प्रूव करना होगा कि वो पर्सन मर चुका है। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो यही है, लेकिन कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन भी प्रूव करा सकता है और बाद में उस पर्सन की डेथ के बारे में ये फैक्ट जो है वो बाद में अलाउ कर सकता है प्रूव होने के लिए। ओके, नाउ where the relevancy of one alleged fact depends upon the proof of another alleged fact, the court has been given a discretion to allow the first fact, ठीक है, to allow the first fact to be proved without the proof of another and may require another fact to be proved subsequently। अब वो दूसरा वाला फैक्ट जो है उसको बाद में प्रूव करने की अनुमति मिल सकती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखिए, अगर आपको ये प्रूव करना है कि कोई प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है और वो रिकवर की गई है फ्रॉम द एक्यूज और एक्यूज मना कर रहा है, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये बताता है कि पहले तो ये दिखाओ कि प्रॉपर्टी रिकवर की गई है और बाद में ये बताएंगे कि उसके बाद वो स्टोलन है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ये भी बता सकता है कि पहले आप ये दिखाओ कि प्रॉपर्टी स्टोलन है और बाद में आप ये दिखा सकते हो कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन से रिकवर की गई थी। ओके, उसके बाद सेक्शन 137 है, ये जो बात करता है ये बताता है हमको तीन चीज़ों के बारे में। पहले ये बताता है कि एग्जामिनेशन ऑन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है और री एग्जामिनेशन क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा विटनेस होता है उसकी टेस्टिमनी के लिए उससे हम सवालात करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में उसकी टेस्टिमनी ली जाती है। ऐसा नहीं होता है कि विटनेस को जो है कटघरे में लाके उससे एक स्पीच दिलवा दी जाए, नहीं, क्या होगा, उससे क्वेश्चन एंड आंसर पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ही जो है क्या हो सकता है, हम ये इंश्योर करते हैं कि जो विटनेस की टेस्टिमनी है वो जो फैक्ट्स केस के हैं उसी से वो कन्फाइंड रहे और वो रेलेवेंट रहे इशू से। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है जो एग्जामिन करता है वो होता है एग्जामिनेशन एंड चीफ। ठीक है, ये वो आदमी होता है जिसने उस विटनेस को बुलाया होता है। उसके बाद विटनेस को दूसरा एडवर्स पार्टी जो अपोजिट पार्टी होती है वो एग्जामिन करती है और उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर अगर चाहे तो जो पहली वाली पार्टी है वो कर सकती है, उसको एग्जामिन फिर से कर सकती है और उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर होगा क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर होगा री एग्जामिनेशन। ठीक है, सेक्शन 137 केवल इन तीनों चीजों को डिफाइन करता है। ठीक है, और जो हमारा सेक्शन 138 है ये बात करता है कि किस ऑर्डर में तीनों होंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो फैक्ट है ये बताया गया है सेक्शन 138 में। ये जो सेक्शन है ये बताता है कि इन विच
ऑर्डर द विटनेस वुड बी एग्जामिन, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर एडवर्स पार्टी अगर चाह रही है तो क्रॉस एग्जामिनेशन, और उसके बाद जिस पार्टी ने उसको बुलाया है वो अगर चाहती है तो दोबारा से री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है इसका जो सेकंड पैरा है ये कहता है कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है और क्रॉस एग्जामिनेशन है वो कन्फाइंड रहेगा रेलेवेंट फैक्ट से ही, जो रेलेवेंट फैक्ट होंगे केस के उन्हीं से कन्फाइंड रहेगा। लेकिन ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है इसमें ये जरूरी नहीं है कि केवल ये उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड रहे जो कि एग्जामिनेशन इन चीफ में टच किए गए थे। ठीक है, ओके, द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टच्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ। देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो पर्पस होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का वो ये होता है कि जो विटनेस बुलाया गया है उसका वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको वो एक्सपोज कर सके। ठीक है, कैसे एक्सपोज करेगा, इससे उल्टे सवाल पूछ के। ठीक है, इसकी टेस्टिमनी के ऊपर सवाल पूछ के इससे जो है क्रॉस एग्जामिन करके इससे ये पता लगाएगा कि ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। एक केस था जहां पे विटनेस ने अपना एग्जामिनेशन इन चीफ तो दे दिया लेकिन वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं हुआ, तो वहां पे कोर्ट ने ये बोला था कि चूंकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं हुआ है तो उसने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन केवल उन फैक्ट से नहीं रिलेटेड रहता, उन फैक्ट से बाध्य नहीं रहता है, कन्फाइंड नहीं रहता है जो कि फैक्ट केवल एग्जामिनेशन इन चीफ में टच किए गए होंगे, लेकिन वो होने रेलेवेंट फैक्ट से ही चाहिए। इसके बाद जो है सेक्शन ये कहता है कि जो री एग्जामिनेशन है, ठीक है, री एग्जामिनेशन जो है वो जो मैटर एक्सप्लेन किए गए थे क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन किया जाएगा, और अगर री एग्जामिनेशन में कोई नया मैटर निकल के आता है तो फिर एडवर्स पार्टी के पास मौका होता है कि वो उसे फर्दर उस मैटर पे क्रॉस एग्जामिन कर सके। ओके, तो पहले क्या होगा, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, और अगर री एग्जामिनेशन में कोई नया मैटर निकल के आता है तो अगेन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। यही तरीका चलता है, इसी तरीके से पूरा केस आगे बढ़ता रहता है। अब इसके बाद बात आती है सेक्शन 139 की। तो सेक्शन 139 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जाता है, मान लो ए को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बुलाया गया है, तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस ओनली कि उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है, इसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, बिकॉज ही इज नॉट अ विटनेस। ठीक है, अगर ये एज अ विटनेस प्रोड्यूस हो रहा है कोर्ट में तभी इसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, वरना क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है सेक्शन 140। सेक्शन 140 ये कहता है कि अगर कोई विटनेस अपीयर करता है ये बताने के लिए कि किसी पार्टी के कैरेक्टर को बताने के लिए, ठीक है, अगर ए आया है और ए जो है एक पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस देना चाह रहा है तो ए को जो है अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एग्जामिनर इन चीफ भी किया जा सकता है, क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है, और बाद में इसको री एग्जामिन भी किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये एज अ विटनेस आया है कोर्ट में। ओके, इसके बाद बात होती है सेक्शन 141, 142 एंड 143 की। ये सारे के सारे जो सेक्शन थे ये बात करते हैं लीडिंग क्वेश्चन से। ठीक है, ये लीडिंग क्वेश्चंस के टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए, the purpose of an examination in chief is to enable the witness to tell to the court by his own mouth the relevant fact of the case। क्या होता है कि जब विटनेस को बुलाया जाता है तो हमेशा पूरी कोशिश यही होती है कि वो अपने मुंह से सारे फैक्ट्स बताए। उससे ये पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ उस दिन इस समय क्या क्या हुआ था, तो अपने मुंह से सारे फैक्ट्स जो भी होंगे, जो इसकी नॉलेज में होंगे, वो सब बताएगा। ठीक है, अ क्वेश्चन शुड बी पुट टू हिम अबाउट रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट से उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके ऊपर पूरा फ्रीडम होगा कि वो उसका जवाब दे सके अपने नॉलेज, जो उसके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग टू। ठीक है, जो आंसर होना चाहिए वो सजेस्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सजेस्टिव आंसर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आप ना पूछो जो कि उस क्वेश्चन में ही आंसर सजेस्टिव हो। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाएगा जिसमें आंसर नहीं होंगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसी तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। सेक्शन 141 जो है वो लीडिंग क्वेश्चन को डिफाइन करते हुए कहता है कि ये उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चन में आंसर खुद ही छुपा हुआ होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसमें उसको जो आंसर चाहिए वो पहले से ही छुपा हुआ हो उसको बोलेंगे लीडिंग क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो कोर्ट को ये बताना है कि विटनेस कहाँ रहता है, ठीक है, तो आप उससे क्या पूछेंगे कि तुम कहाँ रहते हो, तो सीधा सीधा जवाब बता देगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन अगर आप उससे ऐसा सवाल पूछते हो क्या तुम इस जगह पे रहते हो, तो क्या हुआ, एक विटनेस को इंडिकेशन मिल गया कि आप ये चाहते हो कि विटनेस ये बताए कि तुम इस जगह पर रहते हो। आपने क्वेश्चन में ही आंसर एक तरीके से सजेस्ट कर दिया। तो ये तरीके क्वेश्चन क्या होता है, ये होता है लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है,
अब जो सेक्शन 142 है वो ये कहता है कि जो लीडिंग क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान और री एग्जामिनेशन के दौरान नहीं पूछे जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि जो लीडिंग क्वेश्चन है वो पार्टी नहीं पूछेगी जो उस विटनेस को बुला रही हो, ठीक है, इफ दे आर ऑब्जेक्टेड टू बाय द अदर पार्टी। लेकिन ये तभी नहीं पूछे जाएंगे जब अपोजिट पार्टी जो है उसको ऑब्जेक्ट करे। इन द केस द अदर पार्टी ऑब्जेक्ट्स, जिस केस में अदर पार्टी ऑब्जेक्ट करती है वहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो डिसाइड करेगी कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन लीडिंग है या फिर लीडिंग नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 143 ये कहता है कि जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो जो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 142, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ 143 वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 144 की। सेक्शन 144 टॉक्स अबाउट द एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का ये पर्पस है कि जहां पे एक विटनेस जो है वो अंडर एग्जामिनेशन है, ठीक है, और उससे ये पूछा जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रांट, कॉन्ट्रैक्ट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्या वो जिसका वो एविडेंस देने जा रहा है क्या वो राइटिंग में था, और अगर वो ये कहता है कि हाँ वो राइटिंग में था तो जो अपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्ट कर सकती है उस विटनेस को आगे एविडेंस देने से जब तक कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना कर दिया जाए, और अंटिल द पार्टी प्रोड्यूसिंग द विटनेस, जो पार्टी विटनेस को प्रोड्यूस कर रही है उसको ये इंटाइटलमेंट ना मिल जाए कि वो उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है। ओके, मतलब विटनेस से ये पूछा गया कि पर्टिकुलर ग्रांट, डिस्पोजिशन या प्रॉपर्टी राइटिंग में था या नहीं था, इसने कहा हाँ राइटिंग में था। अब जो अपोजिट पार्टी है इसको फर्दर एविडेंस देने से मना कर देगी, रोक देगी जब तक वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता, या फिर अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो दूसरी पार्टी को उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट देने की अनुमति नहीं मिल जाती है, ठीक है। और सिमिलर ऑब्जेक्शन तब भी लगाया जा सकता है जब मान लो कोई विटनेस आया हो, ठीक है, और वो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का ओरल एविडेंस देना चाह रहा हो, ठीक है, तो तब भी सिमिलर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। नाउ ये जो सेक्शन है इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच्ड है जहां पे ये कहता है कि अ विटनेस मे गिव ओरल एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय अदर पर्सन्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट्स आर देमसेल्व्स रेलेवेंट फैक्ट्स। कहने का ये मतलब है कि ये मान लो कोई डॉक्यूमेंट था, ठीक है, इसके लिए बी ने कोई स्टेटमेंट दिया और बी का स्टेटमेंट ए ने सुना, ठीक है, बी का स्टेटमेंट ए ने सुना या बी ने ए के सामने स्टेटमेंट दिया था। अब ए जो है ये बी के स्टेटमेंट का ओरल एविडेंस दे सकता है, ठीक है। कैसे कैसे दे सकता है, एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि देखिए जहां पे ए ने, क्वेश्चन था कि ए ने बी को असॉल्ट किया है, एविडेंस ये ऑफर किया गया थ्रू द माउथ ऑफ अ विटनेस दैट ही हर्ड ए सेइंग टू अनदर दैट बी हैड रिटन हिम अ लेटर एक्यूजिंग हिम ऑफ थेफ्ट एंड दैट ही विल टेक हिज रिवेंज, और वो उसका रिवेंज लेगा, ठीक है। ए ने किसी थर्ड पर्सन से ये बोला था कि बी ने उसको एक लेटर लिखा है जिसमें उसने ए को एक्यूज किया है थेफ्ट के लिए। अब ये बात जो है डी ने सुन ली, अब डी जो है इसका ओरल एविडेंस दे सकता है। कैसे दे सकता है कि दिस स्टेटमेंट अबाउट द लेटर मे बी प्रूव्ड दो द लेटर इटसेल्फ इज नॉट प्रोड्यूस्ड, हालांकि लेटर प्रोड्यूस नहीं किया गया है लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो लेटर का प्रूफ इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट बन जाता है अंडर सेक्शन 8 एज शोइंग मोटिव फॉर द असॉल्ट, ये असॉल्ट का मोटिव शो कर रहा है, ठीक है। तो आई गेस आपको आज ये इस बात समझ में आ गई होगी। हमने आज जो है सेक्शन 135 से 144 तक पढ़ा है। आगे के सेक्शंस हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इस ऐप में आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रीसेंट केसेस का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।